मैं कमांडर अशोक राउत, EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति या नेशनल एजिटेशन कमेटी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय वीरेंद्र सिंह राजावत जी है, हमारे मुख्य राष्ट्रीय सलाहकार आदरणीय PN पाटिल साहब है, NAC की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय शोभाताई आरस है और पश्चिम भारत के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी आदरणीय सरिताताई नारखेड़े हैं। फिर हमारे पोखरकर साहब है जो पश्चिम भारत के सेक्रेटरी हैं, और धारकर साहब है, निकम साहब है, चेड़े साहब है, नारखेड़े साहब है, वालके अप्पा है, और समिंदर साहब है, और नारायण राव हून है। ये हमारी सब टीम यहाँ भोपाल में है। इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए कई नगर से आए हैं, कोई अभी हम लोग तो खैर घूम ही रहे हैं। तो ये हमारी पूरी टीम है, आपका सबका आशीर्वाद चाहते हैं। EPS 95 पेंशन धारकों का प्रश्न बहुत ही गहन है और बहुत ही एक दृष्टि से सरल भी है। ये पेंशन धारकों को इन्होंने ज़िंदगी भर अपने, ये सभी इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं पूरे भारत के, ये 70 लाख लोग करीबन रिटायर्ड है, 6 करोड़ लोग इस स्कीम में मेंबर्स हैं जो हर महीने अपने पैसे भरते हैं। उसके बाद इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या 19 करोड़ 33 लाख है। ये मैं आपको लोकसभा के आंकड़े बता रहा हूँ। इतनी बड़ी संख्या में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर भारत का है, वो चाहे प्राइवेट उद्योग हो, सेमी गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट उद्योग हो, तो ये सारे केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के सारे उद्योग और प्राइवेट उद्योग इसमें आते हैं। ये लोग पूरी ज़िंदगी 35 साल, 40 साल, 30 साल जो भी नौकरी करते हैं, हर महीने पैसे भरते हैं ताकि अंशदान करते हैं ताकि हमें पेंशन मिले। तो उन्होंने पहले 417 रुपये, फिर 541, आजकल 1250 रुपये पेंशन के फंड में भरते हैं हर महीने। और जब वो 60 साल के, 58 साल के होकर रिटायर्ड होते हैं तो उन्हें पेंशन मिल रहा है 300 रुपये, 400 रुपये। 2014 में 1000 रुपये पेंशन किया है प्रधानमंत्री जी ने, फिर भी 23 लाख लोगों को अभी तक वो 1000 रुपये नहीं मिल रहे हैं। ये बड़ी समस्या है। वृद्धापकाल में जब आप बूढ़े होते हो और आपको अगर 1000 रुपये मिले या 400-500 रुपये मिले तो घर में आपकी कोई इज्जत नहीं होती, ना घर में होती है, ना गली मोहल्ले में होती है, ना समाज में होती है, और आपको एक डेडवुड की तरह ट्रीट किया जाता है, ऐसे कि जैसे ये आदमी कोई काम का नहीं, ये एक बोझ बन के रहता है। जो माँ बाप ने ज़िंदगी भर कष्ट करके, बड़े लोन लेके, मॉर्गेज घर को रख के, कर्जे लेके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उन बच्चों के सामने उनको आज 10 रुपये के लिए हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। तो ये सांस्कृतिक सवाल भी है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव जो हमारी संस्कृति है, आज उसी पे ये वार है। ये हमारे संस्कृति को का पतन करने का एक तरीके से एक साजिश है। हम चाहते हैं कि वृद्ध लोगों को फाइनेंशियली एम्पावर किया जाए, और वो भी अपने उनके पैसे से, जो पैसे उन्हें भरे हैं। अब 16 नवंबर 1995 से स्कीम शुरू हुई और 7 जनवरी 1996 में बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट निकले, EPFO ने सरकार की तरफ से निकाले। उसमें उन्होंने प्रॉमिस किया था कि इस पेंशन स्कीम में जो आएगा उसको सरकारी पेंशनरों से, तब के ज़माने के NPS वाले नहीं, उनसे 10% ज़्यादा पेंशन मिलेगी। इनको प्रॉमिस किया गया था कि 23,000 से 27,000 पेंशन मिलेगी, मरने के बाद बीवी को भी इतनी मिलेगी, क्योंकि बेसिकली इट इज़ जो कैपिटल वो भर रहे हैं, उसका जो अंशदान भर रहे हैं, उसके इन्वेस्टमेंट पे आने वाले इंटरेस्ट पे उनको पेंशन देनी थी। और जब वो दोनों मर जाएंगे तो नेक्स्ट ऑफ कीन को 27 लाख देने का वादा था। और आज 300 रुपये, 400 रुपये, 1000 रुपये अगर मेरे माँ बाप उस पर जी रहे हैं, कितनी शर्म की बात है हम सब के लिए, हमारे देश के लिए, व्यवस्था के लिए, मेरे लिए। और ये सब चीज़ें ना हो, देश में ज्येष्ठों की इज्जत तभी होगी जब वो फाइनेंशियली एम्पावर होंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ सारे बच्चे बदमाश होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कॉन्ट्रैक्चुअल काम पे कर रहे हैं। अब उनकी बीवियाँ हैं, बच्चे हैं, तो वो क्या करेंगे? वो प्रेफरेंस तो उनको देंगे और बूढ़े लोगों की तरफ दुर्लक्ष्य करेंगे। तो ये सारी चीज़ें सोच के ये
और दूसरी बात क्या है कि मतलब ये ऐसा नहीं कि हम भीख मांग रहे हैं या कुछ नया चीज़ मांग रहे हैं या कोई अनुदान मांग रहे हैं या ज़बरदस्ती कोई, ऐसा नहीं है। ये हमारे पैसों का हिसाब है, और जब इन लोगों ने जो पैसे भरे हैं उस पर आकर उनकी ज़िंदगी स्वाभिमान से ना गुजरे तो ये व्यवस्था का या हमारा देश का होने का क्या फ़ायदा है? मुझे बताइए, इतना सुंदर, इतना सुशील और कल्चरली रिच कंट्री है हमारा, कि जहाँ इतने पुराने सूत्र है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, ये संस्कृति है हमारी। तो जैसे अलग जगह पे खाने से लेके सब जगह जालसाजी चल रही है या देश को घटिया बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, चाहे वो खेती हो, चाहे उसी तरीके से या जो रासायनिक खत हो, उसी तरीके से संस्कृति का पतन करने के लिए ये बहुत बड़ी साजिश है, ये मैं पक्का मानता हूँ। अगर ये आपको बंद करना है, इन लोगों का जो पतन हो रहा है, जो ह्रास हो रहा है, और जिस तरीके से वेदना में और एक तरीके से दुख में शाप देते हुए मर रहे हैं, वो हमें बंद करना पड़ेगा। ये मेरे देश के लिए ठीक नहीं है, हमारे किसी के लिए भी ठीक नहीं है। हमारी सरकार से गुजारिश है कि इनका हक इन्हें दे दीजिए। आप किसको क्या दे रहे हो ये हम नहीं पूछ रहे हैं। हम ये नहीं पूछ रहे कि एमपीज़ को कितना पेंशन मिलता है, उनका क्या अंशदान है। हम ये भी नहीं पूछ रहे कि एमएलए को कितना पेंशन मिलता है, दोगुना मिलता है कि तिगुना मिलता है, उनका क्या अंशदान है, नहीं पूछते हम ये पूछ रहे हैं कि भाई हमारा पैसा जो गया। अब देखिए, इसका बिल्कुल सिंपल हिसाब है, लेकिन इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करके ईपीएफओ हर बार बोल रहा है। ईपीएफओ का हर बार कहना है कि हमारे पास पैसा नहीं। अरे भाई, जो आपके आंकड़े हैं उससे बताता हूं कि आपके पास आज की तारीख में 6 लाख करोड़ से ज़्यादा पेंशन फंड में पैसा है। दूसरी चीज़, हर साल आपको 90,000 करोड़ अंशदान मिलता है। इन दोनों का मिला के आपको हर साल 40 से 50,000 करोड़ ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट। और आप इन लोगों को जो दे रहे हैं उसका हिसाब लगाइए, 1995 से लेके 2021 तक अब तक सिर्फ और सिर्फ 86,000 रुपीज़ पेंशन के तौर पे दिया गया है। मतलब आप कितनी कम रकम दे रहे हो। पूरे हिंदुस्तान में ईपीएस 95 पेंशनरों के पेंशन का अगर औसत लिया जाए तो 1170 रुपया है। आप मुझे बताइए, 550 रुपये अगर मैं आरडी में डालूँ, रिकरिंग डिपॉजिट में डालूँ और 30 साल 40 साल में रखूँ तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा? इतना सीधा हिसाब अगर आप कर नहीं सकते तो इतनी बड़ी यंत्रणा किस लिए है? ये सादा हिसाब है। 6 करोड़ लोग अंशदान कर रहे हैं, 1250 अंशदान है। आप हिसाब करो भाई। आप हिसाब भी नहीं करोगे, उसको तोड़ मरोड़ के बताओगे, सुप्रीम कोर्ट को अलग बताओगे, यहाँ अलग बताओगे। मतलब इनकी मनमानी जो चल रही है ईपीएफओ की, इसका तो हम धिक्कार करते हैं। दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक ये फंड को चलाने के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है, उसको बोलते हैं सीबीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़। तो ये सीबीटी में 10 मेंबर होते हैं कामगारों के, 10 मालिकों के, बाकी सरकार के। 42 मेंबर की कमेटी है जिसके अध्यक्ष श्रम मंत्री होते हैं और जिसके सचिव ईपीएफओ होता है, सीपीएफसी। अब ये 10 जो प्रतिनिधि कामगारों के हैं उनमें 3 बीएमएस के हैं, 3 इंटक के हैं, 3 कम्युनिस्टों के हैं और 1 एचएमएस का है। ऐसे 10 प्रतिनिधि कामगारों के हैं। अभी इन्होंने क्या किया, ईपीएफओ ने सभी मतलब ये स्कीम को इतना तोड़ा मरोड़ा है कि उसको इतना लंगड़ा बनाया है। उसके जितने प्रावधान थे, अच्छे प्रावधान थे, सब निकाले गए हैं। 2008 में उन्होंने अपनी तरफ से यूनिलैटरली, एक तरफा उन्होंने ये जो प्रावधान था आरओसी, रिटर्न ऑफ कैपिटल, कि आप दोनों मरने के बाद आपका पैसा आपको वापस मिलेगा, निकाल लिया। मतलब आपकी ज़िंदगी भर की कमाई, आपको इंटरेस्ट तो दे ही नहीं रहे, असल भी खा गए। तो ये 10 प्रतिनिधि कर क्या रहे थे? अगर ये कामगारों के प्रतिनिधि है और पेंशनरों पे इतना बड़ा अन्याय इनके सामने हो रहा है, उनके मीटिंग में हो रहा है, तो ये कर क्या रहे थे? मैं सवाल पूछता हूँ सभी ट्रेड यूनियनों से, आपके होने का मतलब क्या है और आपके होने का मकसद क्या है? मैं जानता हूँ आप सब पॉलिटिकल एजेंडा लेके यूनियनें बनाते हैं। अरे कामगारों को कौन देखेगा? आप सिर्फ पॉलिटिक्स देखोगे क्या? और बिना कामगारों के, बिना लोगों के पॉलिटिक्स होगा क्या तुम्हारा? ये सभी, चाहे आप कम्युनिस्ट हो, चाहे आप राइट माइंडेड हो, लेफ्ट माइंडेड हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर आप कामगारों के प्रतिनिधि है तो आपका कामगारों का प्रश्न आपको उठाना पड़ेगा, एक साथ उठाना पड़ेगा। हर चीज़ में पॉलिटिक्स करना बिल्कुल जायज़ नहीं है, ये हमारा पूरा मानना है। और इसलिए हम, अगर हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए, हमें आशा है। देखिए, इस सारी प्रोसेस में हमने कई आंदोलन किए, रामलीला ग्राउंड से लेके, गली से लेके भिक्षा मांगो आंदोलन, अर्धनग्न आंदोलन,
कई तरह के साष्टांग नमस्कार आंदोलन, कई आंदोलन किए, लेकिन रिजल्ट सिर्फ इसका इतना ये रहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें 2 बार मुलाकातें के लिए बुलाया। उनको हमने अपनी समस्या उन्हें बताई और वो भी भावुक हुए थे। उन्होंने भी कहा था ये प्रश्न जितने जल्दी हो सके इसका निर्णय होना चाहिए। उन्होंने अपने मंत्री जो पीएमओ के राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनको भी बताया था हमारे सामने। आदरणीय हेमा मालिनी जी का हम बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने यह प्रधानमंत्री जी की मुलाकात उन्होंने 2 बार हमें करवाई। लेकिन ये 4 मार्च 2020 को पहली मुलाकात हमारी प्रधानमंत्री जी से हुई, फिर 5 अगस्त 2021 को हुई, उसका नतीजा नहीं आया है और इसलिए हम परेशान हैं। अब हमारा दुख ये है, कोई और चीज़ होती तो हम वेट भी कर सकते थे। यहाँ हर महीने 6000 पेंशनर मर रहे हैं, कोरोना में 2 लाख लोगों से ऊपर मर गए हैं। तो ये निर्णय कब होगा? लोग मरने के बाद। हम चाहते हैं हमें अपना निर्णय प्रधानमंत्री जी दें और हमें आश्वासित जो किया है वो आश्वासन पूरा भी करें। हम उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि ये हमारा काम, ये ऐसा काम नहीं कि जिसको पोस्टपोन किया जा सकता है, नो, क्योंकि ये लोग मर रहे हैं, बूढ़े लोग मर रहे हैं और अपनी हालात से इतने बेहाल है, क्या करें। कोऑपरेटिव सेक्टर, जो सेक्टर पूरा पॉलिटिशियन लोगों ने खाया है, उसकी जो गंदगी है वो हम साफ कर रहे हैं, गरीब लोग। क्योंकि आपने ज़मीनें ली, कारखाने प्राइवेट को बेच दिए, मतलब अपना ही प्राइवेट, अपना ही कोऑपरेटिव, सब कुछ अपना ही है। और जो लोग बेघर हो गए, जिनको निकाला गया बंद कारखानों से, अब उनकी जो लड़ाई है, अरे खाने की चीज़ है, जस्ट सुबह शाम का खाना मिले 2 लोगों को, इसलिए हम 27,000 नहीं मांग रहे आपको, 7,500 और महंगाई भत्ता मांग रहे हैं। बहुत बड़ी बात है क्या ये इस देश के लिए? अपने बुजुर्गों के लिए इतना नहीं कर सकते हम? क्यों नहीं कर सकते? अरे इतना पेट्रोल पे बढ़ा रहे हो, 2 रुपये बढ़ा दो पेट्रोल पे, क्या फ़र्क पड़ता है देश को? लेकिन इन लोगों को सुख से, समाधान से, स्वाभिमान से बची हुई 5-10 साल की ज़िंदगी जीने दो और उनका मरण भी स्वाभिमान से हो, ये हमारा कहना है। देश के सभी नागरिक इस मूवमेंट को सपोर्ट करें। ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, एक सामाजिक फोरम है और इसमें हम सभी को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है, वृद्धों का, ज्येष्ठों का आशीर्वाद इस देश के लिए भी ज़रूरी है, सरकार के लिए भी ज़रूरी है। इनका शाप न देश को बचा पाएगा न सरकार को बचा पाएगा। हमारी 4 मांगे हैं। मांगे कुछ बड़ी नहीं है, जायज़ मांगे हैं। पहली मांग है 7,500 और महंगाई भत्ता, ये मिनिमम पेंशन हो। दूसरी मांग है जो ईपीएस के निवृत्त कर्मचारी है, जो ज्येष्ठ नागरिक है ईपीएस के अंशदान के जिन्होंने किया है, उनकी बात कर रहा हूँ, उनको अच्छी मेडिकल सुविधाएं दें और उनके स्पाउस को भी, मतलब मियाँ बीवी दोनों को अच्छी मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए। तीसरी मांग है जो एक्ट था इसका, जो स्कीम थी, उसमें लिखा हुआ है कि जो आदमी पूरे वेतन पे पैसा काटना चाहता है उसको हायर पेंशन, मतलब पूरे वेतन पे पेंशन मिलनी चाहिए। ये पहले से लिखा था, बाद में इन्होंने निकाल दी वो चिट्ठी। फिर उसके लिए कोर्ट में लोग गए, कोर्ट ने निर्णय दिया। 4 अक्टूबर 2016 को पेंशनरों के पक्ष में कोर्ट ने निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इनको ये हायर पेंशन, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे भर रहे तो ज़्यादा पेंशन मिलना वाजिब है। ये तो 10 रुपये दो तो 12 रुपये मिलेंगे, 20 रुपये दो तो 24 मिलेंगे, इतना सादा हिसाब है। उसको भी इन्होंने उसमें टांगे अड़ाई है ईपीएफओ ने। तो कोर्ट ने निर्णय दिया। हमारा कहना है जो ईपीएफओ ने इंटरिम एडवाइजरी करके या कुछ उसमें ब्यूरोक्रेटिक हर्डल जो डाली है उसको निकाला जाए और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हायर पेंशन के मामले में लागू किया जाए। चौथी हमारी मांग है कि ये स्कीम, देखिए पूरे इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए स्कीम है, 19.33 करोड़ इतने लोगों के लिए स्कीम है। उसमें से 6 करोड़ मेंबर बने हैं। बाकी लोग इसके मेंबर इसलिए नहीं बने क्योंकि मालिकों के हक में ये जाता है कि इनको मेंबर ना बनाए। ईपीएफओ भी उधर कुछ पाकिट वाकिट लेके उधर देखते नहीं है। ये सच बात है, मैं कह रहा हूँ आपको। कई लोग करप्शन में पकड़े गए इस मामले में। तो इन लोगों की सोशल सिक्योरिटी नहीं है क्योंकि इनको मेंबर नहीं बनाया गया, उनकी वजह से नहीं, व्यवस्था की वजह से है। तो इसलिए उनको या तो एक्स पोस्ट फैक्टो मेंबर बना के उनको जो सहूलियतें बाकी लोगों को है उनको दिया जाए, या फिर उन्हें प्लेन 5,000 रुपये महीना एक दिया जाए, क्योंकि कई राज्यों में तो वृद्धापकाल की पेंशन 2,500 से ऊपर है। और फिर उन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने अंशदान किया है भाई। तो जिसने कुछ नहीं किया उसको 2,500, पुलिस के कुत्तों को 3,000 पेंशन है। मतलब ये आयरनी है, विडंबना है ये हमारी व्यवस्था की। इसको करेक्ट करना चाहिए
हमारा सरकार पे विश्वास है कि ये हमारी मांगें वो पूरी करेंगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और आप सबका सहयोग इसमें चाहता हूँ, जो भारत की पूरी जनता का सहयोग चाहता हूँ। धन्यवाद।